हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो सीरीज के नवे वीडियो में जो कि डेडिकेटेड है MPITI ट्रेनिंग ऑफिसर कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की। पिछले सभी वीडियोस में हमने कंप्यूटर की बेसिक्स की बात कर ली है और अब हमारे पास एक कंप्यूटर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अब हम आज से जो हम चीज़ें शुरू करने वाले हैं वो है प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। और ये ऐसा टॉपिक है जो जिसके बारे में सभी कोई बहुत कुछ नहीं जानते, लेकिन इस एग्ज़ाम में प्रोग्रामिंग से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ये हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स को। देखिए, प्रोग्राम को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई आदमी आया कुछ सीखने और आपने उसको सिखा दिया कि ये काम करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे, मतलब कोई तरीका बता दिया और वो आदमी उस जो आपने बताया उस तरीके को बार बार कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, आपने अगर कुछ काम करने की तरीका बताया होगा तो वो आदमी वो काम को कर पाएगा, अगर सही ढंग से किया तो, आपने जैसे बताया वैसे किया तो हम ये कह सकते हैं या आप ये कह सकते हैं कि मैंने उस आदमी की प्रोग्रामिंग कर दी। मीन्स उसको मैंने एक वे बता दिया कुछ काम करने का, उसकी प्रोग्रामिंग कर दी, जैसा आप बोल रहे हैं वैसा ही वो कर रहा है। इस एक्टिविटी को हम कहते हैं कि प्रोग्रामिंग कर दिया गया या आपने प्रोग्रामिंग कर दी किसी की। उसी तरह कंप्यूटर को भी जब हम ये बताएं कि तुम्हें क्या कैसे करना है तो हम कहते हैं कि हमने कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग कर दी। बात समझ में आ रही? प्रोग्रामिंग का मीनिंग है कंप्यूटर को ये बताना कि तुम्हें क्या करना है, दैट इज ओनली प्रोग्रामिंग। ठीक है। अब प्रोग्रामिंग बनता कैसे? जैसे अगर आप किसी आदमी की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आप उसको क्या बताएंगे? इंस्ट्रक्शंस बताएंगे कि ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना, मतलब आप एक एक इंस्ट्रक्शंस बताएंगे। तो प्रोग्राम कंप्यूटर में भी इंस्ट्रक्शंस ही होता है। इंस्ट्रक्शन, ये देखिए ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है एक कोई कमांड देना उसको या एक कोई तरीका बता देना कि ये करो, इंस्ट्रक्शन देना। ठीक है, हम नॉर्मल लाइफ में भी यूज करते हैं कि मैंने उसको ये इंस्ट्रक्शन दिया, है ना। तो जब ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस, आपने एक इंस्ट्रक्शन दिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसे 10, 15, 20, 50, 100, 200, 500, ऐसे जब बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हम एक जगह रख देते हैं तो इसी इंस्ट्रक्शन के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? एक प्रोग्राम। आपने एक प्रोग्राम बना दिया। ठीक है, समझ में आई बात? बहुत ही छोटी सी बात है और बहुत ही गूढ़ है, एकदम क्लियर है कि प्रोग्राम क्या है? इंस्ट्रक्शंस का सेट, इंस्ट्रक्शंस का ग्रुप। जब बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को आप ग्रुप कर देते हो वो एक प्रोग्राम बन जाता है। और जब ये प्रोग्राम आप कंप्यूटर को देते हैं तो कंप्यूटर इसको जब इन सारे इंस्ट्रक्शंस को एक बाय एक करके रन करता है तो फाइनली एक काम हो जाता है, यानी कि कंप्यूटर ने ये कर दिया। हम कहते हैं कि कंप्यूटर से हमने ये करवा लिया। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग का एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, जब हम ये समझ गए कि प्रोग्रामिंग क्या है, मतलब प्रोग्रामिंग में हम एक्चुअली क्या करते हैं, तो आप एक बात समझिए कि अगर मान लो आपको किसी आदमी की प्रोग्रामिंग करनी है, किसी आदमी को कुछ इंस्ट्रक्शन देना है, कुछ बताना है, तो आपको एक ऐसी लैंग्वेज आनी चाहिए जो उस आदमी को भी आए, राइट। अगर आप जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उस आदमी को समझ ही नहीं आ रहा है तो आपका प्रोग्रामिंग सक्सेसफुल नहीं होगा, है ना। तो प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको एक लैंग्वेज का आना जरूरी है। तो हम कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग के लिए जिस लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। ठीक, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम आज की वीडियो में केवल इसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ही समझने वाले हैं। जब कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग करने हम जाते हैं तो हमें एक लैंग्वेज चाहिए होता है जो कंप्यूटर को भी समझ में आए। तो ऐसे किसी भी लैंग्वेज को जो कंप्यूटर को भी समझ में आता है हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। क्लियर है? स्पष्ट हो गया होगा। चलिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जब हम बात करें तो हमने इसके पहले भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात पुराने वीडियोस में की है। अगर आपको याद हो तो हमने देखा था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो तरह के होते हैं, लो लेवल और दूसरा हाई लेवल। ये समझना बहुत ही आसान है, आप देखो इसको ढंग से समझोगे, ये हम लोग पहले भी समझ चुके हैं, बट फिर से समझते हैं। लो लेवल क्या होता है? हम जानते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर है वो हार्डवेयर्स का बना हुआ है और हार्डवेयर्स एक ही भाषा समझते हैं, 0 या 1 की, यानी कि बाइनरी भाषा। हमने बाइनरी नंबर सिस्टम भी पढ़ा है। जब वो बाइनरी ही लैंग्वेज समझता है, उस बाइनरी लैंग्वेज को हम मशीन लैंग्वेज भी कहते थे। तो लो लेवल लैंग्वेज में जो पहला लैंग्वेज है वो है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज लो लेवल हम क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये कंप्यूटर हार्डवेयर के बहुत करीब होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर के एकदम ही करीब होता है ये लैंग्वेज, इसलिए हम इसे लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। तो इसमें पहला आता है मशीन लैंग्वेज। ये एकदम 0 1 के फॉर्म में लिखा जाता है और इसमें प्रोग्रामिंग करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मशीन लैंग्वेज में जब प्रोग्रामिंग करना मुश्किल होने लगा तो एक नया लैंग्वेज बनाया गया जिसे हमने कहा असेंबली लैंग्वेज। याद होगा आपको, ये सब हम पढ़ चुके हैं।
असेंबली लैंग्वेज। लेकिन असेंबली लैंग्वेज में क्या होता था, एक नॉर्मल कमांड जैसे वर्ड्स होते, स्टोर, कॉपी, है ना, ऐड, SUB, सब्ट्रैक्ट, ऐसे एक कमांड्स के फॉर्म में हमने यूज किया। लेकिन ये भी उतना आसान नहीं था प्रोग्राम करने में, ये भी बहुत मुश्किल था। लेकिन अब देखिए यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल है वो ये है कि जब असेंबली लैंग्वेज में हमने प्रोग्राम लिखा, लेकिन हम जानते हैं कि जो मशीन है या हमारा कंप्यूटर है वो केवल मशीन लैंग्वेज ही समझता है, तो इस असेंबली लैंग्वेज में हमने प्रोग्राम लिख के कैसे रन कराया, या प्रोग्राम लिखकर हमने कंप्यूटर को कैसे दिया। तो क्या हुआ कि इस असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया, एक ट्रांसलेटर बनाया गया, जिसे हमने कहा असेंबलर। असेंबलर। और क्या करते थे हम, असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख के इस असेंबलर में डाल देते थे, और ये असेंबलर यहाँ से क्या जनरेट करता था, मशीन कोड। और ये मशीन कोड हम फिर कंप्यूटर को देते थे या CPU को देते थे, और वो इसको एग्जीक्यूट करता था। ठीक है, समझ में आया आपको। और आपने जब हमने पढ़ा था सॉफ्टवेयर के टाइप्स, उसमें आपने सिस्टम सॉफ्टवेयर में असेंबलर का भी नाम देखा होगा, क्योंकि ये असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने में बहुत अहम रोल निभाता है। तो ये थे लो लेवल लैंग्वेज। अब हम, और इन दोनों में ही प्रोग्राम करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन ये लोग हार्डवेयर के बहुत करीब होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, और हार्डवेयर के बहुत करीब होते हैं और हार्डवेयर स्पेसिफिक भी होते हैं, हार्डवेयर पे डिपेंडेंट भी होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों लैंग्वेज कहीं ना कहीं प्रोग्राम की पोर्टेबिलिटी को कम करते हैं। पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है कि अगर हमने एक मशीन पे प्रोग्राम लिखा तो वो दूसरे मशीन पे भी चले बिना किसी एरर के। लेकिन इन दोनों लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम के साथ ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे केसेस में अगर आपने किसी एक हार्डवेयर के लिए ये प्रोग्राम इन दो लैंग्वेजेस में लिखा है, तो हो सकता है कि वो दूसरे हार्डवेयर पे नहीं चले, क्योंकि ये लैंग्वेजेस हार्डवेयर स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, तो जरूरत पड़ी कि, और मुश्किल भी था इसमें प्रोग्राम करना, तो जरूरत पड़ी कि हम कुछ और बेटर लैंग्वेजेस बनाए, जिससे कि प्रोग्राम लिखना आसान हो जाए और प्रोग्राम की पोर्टेबिलिटी बढ़ जाए। ठीक है, चलिए, तो उसी क्रम में आता है हाई लेवल लैंग्वेज। हम जरा हाई लेवल लैंग्वेज को ठीक से देखते हैं। देखिए, हाई लेवल लैंग्वेज क्या हुआ कि ये इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं, इसके में जो प्रोग्रामिंग लिखी जाती है, ये जो लैंग्वेजेस हैं, ये बहुत हद तक ऐसे होते हैं जैसे ह्यूमन लाइक लैंग्वेजेस होते हैं। जैसे हम लोग नॉर्मल लाइफ में लैंग्वेज यूज करते हैं, उस तरीके के लैंग्वेज होते हैं, मोस्टली इंग्लिश में। ठीक है, तो इंग्लिश के जैसे ये लैंग्वेजेस होते हैं, इनमें प्रोग्राम लिखना बहुत आसान होता है और इनकी पोर्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि अगर आपने एक मशीन पे प्रोग्राम लिख दिया तो वो दूसरे मशीन पे भी आराम से बिना किसी एरर के चलता है। एक बात समझिए आप कि जाहिर सी बात है कि अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखेंगे, और लेकिन कंप्यूटर तो मशीन लैंग्वेज ही समझेगा, तो हमें इस हाई लेवल लैंग्वेज को भी कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी, किसमें? मशीन लैंग्वेज में, है ना। तो जब हम हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने जाते हैं, तो हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है या ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है, जो हाई लेवल लैंग्वेज को किस में बदल दे? मशीन लैंग्वेज में। तो ये ट्रांसलेटर दो तरीके के होते हैं। एक पहले को कहते हैं कंपाइलर, पहले को क्या कहते हैं? कंपाइलर। दूसरे को क्या कहते हैं? इंटरप्रेटर। ये क्या है? ट्रांसलेटर है। ठीक है, तो कंपाइलर क्या करता है कि आप जब एक लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को कंपाइलर को देंगे, मान लीजिए आपने इसमें 100 लाइन लिख दिया और इसको आपने कंपाइलर को दिया, तो ये कंपाइलर क्या करेगा? इस पूरे प्रोग्राम को एनालाइज करेगा, चेक करेगा कि ये सारे इसके लाइंस करेक्ट हैं कि नहीं, सारे के सारे लाइंस। अगर सभी लाइंस करेक्ट होंगे तो ये इसको कंपाइल करके एक मशीन कोड आपको दे देगा, मतलब एक कोड देगा, मशीन कोड। इसमें मशीन कोड्स लिखे रहेंगे, आप ये कंप्यूटर को दे देंगे और कंप्यूटर इसको रन कर देगा, आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। लेकिन सपोज करिए कि कंपाइलर को आपने एक प्रोग्राम दिया, उसमें 100 लाइन है और उसके 99 लाइन पे क्या है? एरर है। अगर 99 लाइन पे एरर है तो कंपाइलर क्या करेगा? आपको एक भी लाइन को मशीन कोड में नहीं बदलेगा, आपको यहीं पे बोल देगा कि इसके 99 नंबर लाइन पे एरर है, आप इसको करेक्ट करिए, तब मैं कंपाइल करूंगा। यानी कि अगर एक भी लाइन में एरर है, कहीं भी मतलब 99 नंबर लाइन कहने का मतलब ये नहीं है कि आप उसी जगह पे एरर हो तब ऐसा होगा। आपके पूरे प्रोग्राम के किसी भी लाइन पर अगर कहीं एरर है तो कंपाइलर कंपाइलिंग रोक देगा, बोलेगा आप पहले इसको करेक्ट करिए फिर मैं कंपाइल करूंगा। एक भी लाइन को वो मशीन कोड में नहीं बदलेगा। यानी कि कंपाइलर पूरे फाइल को, पूरे प्रोग्राम को एक ही साथ कंपाइल करता है या मशीन कोड में बदलता है। लेकिन इंटरप्रेटर में क्या होता है कि अगर आप एक प्रोग्राम इंटरप्रेटर को दें और इसमें 100 लाइंस लिखी हुई हैं और आपने इसको इंटरप्रेटर को दिया, तो इंटरप्रेटर क्या करेगा? देखिए, पहले वाले लाइन को कंपाइल करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, दूसरे वाले लाइन को कंपाइल करेगा, मतलब कंपाइल करने का मतलब ट्रांसलेट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, तीसरे को ट्रांसलेट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। मतलब मशीन कोड में इसने बदला और एग्जीक्यूट किया, लाइन बाय लाइन ये
ट्रांसलेट भी करता है, एग्जीक्यूट भी करता रहता है। मान लीजिए इसको 99 नंबर लाइन पे एरर मिला, तो यहां पे ये रुक जाएगा, बोलेगा कि इस लाइन में प्रॉब्लम है और वहीं पे प्रोग्राम रुक जाएगा। लेकिन इसके ऊपर 98 लाइंस एग्जीक्यूट हो चुके हैं, यानी कि ये वेट नहीं कर रहा है कि जब इसको एरर मिलेगा सारे प्रोग्राम सारे लाइंस विदाउट एरर होने चाहिए, ऐसा नहीं है। उसको एक भी लाइन अगर विदाउट एरर मिला तो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। यानी कि इंटरप्रेटर में लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है, चेकिंग होती है, ट्रांसलेशन होता है, जबकि कंपाइलर में ट्रांसलेशन ऑल एट वंस होता है, मतलब सारे के सारे लाइन एक ही बार में कंपाइल होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर है? तो जो लैंग्वेज, जो हाई लेवल लैंग्वेज कंपाइलर का प्रयोग करता है उसे कहते हैं कंपाइल्ड लैंग्वेज, कंपाइल्ड। और जो लैंग्वेज इंटरप्रेटर का प्रयोग करता है उसे कहते हैं इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। प्रेटेड मतलब कि ये इंटरप्रेटेड है, ये इंटरप्रेटर का प्रयोग करता है ट्रांसलेशन के लिए, और ये कंपाइलर का प्रयोग करता है, इसे कहते हैं कंपाइल्ड लैंग्वेज। समझ में आ गई बात? चलिए, तो हमें पता चल गया कि हाई लेवल लैंग्वेज दो तरीके का हो सकता है। एक हो सकता है कंपाइल्ड, अगर ये लैंग्वेज कंपाइलर का प्रयोग करता है, और ये हो सकता है इंटरप्रेटेड। इंटरप्रेटेड कब? जब ये इंटरप्रेटर का प्रयोग करेगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कंपाइल्ड लैंग्वेजेस में कौन कौन से लैंग्वेज आते हैं। बहुत सारे लैंग्वेज है, बट मैं कुछ का नाम यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे सी एक कंपाइल्ड लैंग्वेज है और हाई लेवल लैंग्वेज भी है ना, ये ध्यान रखना। C++, जावा, ये सब कंपाइल्ड लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, इसमें आएगा आपका C#, है ना, इसके पास आएगा बेसिक, है ना, एडा, ये सब कंपाइल्ड लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, समझ में आई बात? और इसके अलावा भी बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, और लैंग्वेजेस का नाम मैं आपको जितना हो सकता है मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। इसके अलावा भी बहुत लैंग्वेजेस होते हैं, इन सब का नाम आप जरूर एक बार देख लेना। जैसे कोबोल भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपको याद होगा, ये फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कोबोल। उसके बाद फोरट्रान, फॉर्मूला ट्रांसलेशन का शॉर्ट फॉर्म है ये दूसरा लैंग्वेज है, ये भी कंपाइल्ड लैंग्वेजेस है। तो ये सारे कंपाइल्ड लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस में आपको मिलेंगे, पहला सबसे बड़ा जो नाम है वो है पाइथन, दूसरा आपको मिलेगा PHP, ये भी एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। जावा स्क्रिप्ट, ये हमें पढ़ना भी है, ये भी एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। उसके बाद रूबी, RUBY, रूबी एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस है। ठीक है, लैंग्वेज है, सॉरी। और इन कंपाइल्ड लैंग्वेजेस में आपको जैसे विजुअल बेसिक भी एक लैंग्वेज है, विजुअल बेसिक, इसे हमें पढ़ना है, इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमारे एग्जाम में। ठीक है, तो ये आपको एक ओवरऑल व्यू मिला कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, मतलब प्रोग्राम क्या होता है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की क्या जरूरत है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने तरह के होते हैं, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कुछ एग्जांपल भी आपने देखा, उसमें कंपाइल्ड कौन है और इंटरप्रेटेड कौन है, ये भी आपने देखा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के और कैटेगरीज की। ठीक है, देखिए, हमने अभी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कैटेगराइजेशन देखा, वो हमने एक अलग पर्सपेक्टिव से देखा कि वो कंपाइल्ड है कि इंटरप्रेटेड है कि असेंबलर का प्रयोग करता है या एकदम ही रॉ कोड है या मशीन कोड है। ठीक है, अब हम एक नए व्यू से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बंटवारा करते हैं। देखिए क्या होता है, जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होगा, किस तरीके से रन होगा, कौन से कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके वो रन होगा, या किस कॉन्सेप्ट को प्रयोग करके हम वो प्रोग्राम लिखते हैं उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस तरीके के स्टाइल को सपोर्ट करता है, इसके आधार पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी बहुत कैटेगरीज हैं। तो ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का एक अलग नजरिया है, इस नजरिए को हम कहते हैं पैराडिग्म। पैराडिग्म का मतलब होता है एक स्टाइल, एक वे, एक तरीका, जिस तरीके को वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट करता है। तो पैराडिग्म के आधार पर या एक स्टाइलिंग के आधार पर, कॉन्सेप्ट के आधार पर, एग्जीक्यूशन कॉन्सेप्ट के आधार पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कितने टाइप होते हैं, जरा हम ये देख लेते हैं। तो पैराडिग्म के आधार पर या स्टाइल के आधार पर, एग्जीक्यूशन स्टाइल के आधार पर, प्रोग्रामिंग राइटिंग के आधार पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस चार तरह के होते हैं मेनली। पहला है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देखिए ये क्या करता है। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज होता है जिसमें आप क्या करते हैं, आप स्टेटमेंट्स या कहें इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, और इसका जो फ्लो होता है, इसका जो एग्जीक्यूशन होता है वो लाइन बाय लाइन होता है। पहला लाइन, फिर दूसरा लाइन, फिर तीसरा लाइन, फिर चौथा लाइन, फिर पांचवा लाइन, फिर छठा लाइन, फिर सातवां लाइन, फिर ऐसे जितने भी लाइन लिखेंगे लाइन बाय लाइन होगा। यानी कि इसका जो एग्जीक्यूशन होता है वो होता है टॉप टू बॉटम।
टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूशन होता है ये। तो कई बार एग्जाम में ऐसा ही पूछ दिया जाता है कि कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो टॉप टू बॉटम स्टाइल को प्रयोग करता है, एग्जीक्यूशन टॉप टू बॉटम होता है जिसमें, तो वो है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोसीजरल को हम सीक्वेंशियल भी कहते हैं, सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि इसमें जो एग्जीक्यूशन है वो सीक्वेंशियल होता है, एक तीसरा चौथा पांचवा, ऐसे लाइन बाय लाइन, ठीक है। इस प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आते हैं सी, मेनली सी आता है, बेसिक आता है, ये सब प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। ये इसी तरीके के फ्लो को सपोर्ट करते हैं, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है, बात समझ में आ गई। दूसरा जो हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इस कैटेगरी के अंदर, वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें क्या होता है, इसमें प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में तोड़ दिया जाता है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। जैसे अगर हम एक क्लास बनाएं बर्ड्स, तो बर्ड्स के अंदर बहुत सारे कैटेगरी, बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं, जैसे कि पैरोट, ठीक है, पिजन, है ना, हेन, हेन मीन्स मुर्गी। लेकिन तीनों बर्ड हैं, लेकिन तीनों के अलग अलग कैटेगरी भी हैं, मतलब ये तीनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। इन तीनों में एक खूबी भी है, लेकिन इनमें कुछ अलग अलग भी खूबी है। इस तरीके से हम प्रोग्राम को ब्रेक कर सकते हैं। बहुत ही रियल लाइफ सिमुलेशन हम प्रोग्राम में यूज करते हैं, इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। और इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रोग्राम का फ्लो है वो बॉटम टू टॉप होता है। जैसे अगर आप पैरोट के थ्रू काम करना चाहते हैं तो यहां से एग्जीक्यूशन शुरू होगा, और फिर इसके होते हुए बर्ड, और फिर अगर इसके ऊपर कुछ है तो ऐसे जाएगा। यानी कि इसमें जो फ्लो होता है, इसमें जो एग्जीक्यूशन होता है वो होता है बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप एग्जीक्यूशन होता है किसमें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है, क्लियर है। तीसरा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो है ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बेस्ड। ये भी बहुत हद तक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसा ही होता है। अच्छा हाँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के मैं एग्जांपल आपको दे देता हूं। इसमें आता है सी प्लस प्लस, जो सी का ही बड़ा बिग ब्रदर कहा जाता है, और उसके बाद आता है आपका जावा, ये सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पीएचपी, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। ये सारे लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जैसी ही ये काम करता है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सारे गुण नहीं होते। इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का एक दो गुण नहीं होता है, इस कारण ये पूरी तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ना होकर के ऑब्जेक्ट बेस्ड कहलाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट, इसे हमें पढ़ना भी है। चौथा जो इस कैटेगरी में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो है इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। इवेंट ड्रिवन में क्या होता है कि जैसे हम कंप्यूटर में कुछ भी कर रहे हैं, जैसे कीबोर्ड, हमने कीबोर्ड से की प्रेस किया, वो एक इवेंट है कंप्यूटर के लिए। अगर हमने माउस से एक लेफ्ट क्लिक किया, राइट क्लिक किया, है ना, हमने माउस कहीं होल्ड किया, कहीं ले जाकर रखे हुए हैं, या कहीं किसी ऑब्जेक्ट पर होवर किया, होवर करने का मतलब उसके ऊपर ले गए माउस को, है ना, ये सारे के सारे एक इवेंट हैं। हमने कहीं डबल क्लिक कर दिया, या हमने कहीं फंक्शन की दबा दिया, कहीं हमने कंट्रोल की दबा दिया, ये सारे के सारे इवेंट हैं। और जो इस इवेंट के थ्रू ड्रिवन हो, एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो इवेंट के थ्रू काम करे, इवेंट के थ्रू एग्जीक्यूशन करे, वो इवेंट को कैच करे और उसके थ्रू वो एग्जीक्यूशन करे, ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम कहते हैं इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक, इसे हमें पढ़ना है। विजुअल बेसिक एक इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें क्लिक पर और होवर पे, माउस मूवमेंट पे, डबल क्लिक पे, कीबोर्ड के क्लिक पे, इस पे ही काम किया जाता है। इसी के थ्रू ये प्रोग्राम करवाता है, यानी कि एग्जीक्यूशन करवाता है। तो यह है विजुअल बेसिक, जो कि इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में एक और नाम जोड़ लीजिए, सी शार्प, ये भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो आई होप कि आपको एक बहुत ही अच्छा ओवरव्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में मिला होगा। और देखिए, इस वीडियो में मैं भाई केवल उतना ही बता रहा हूं जिससे कि आपके दिमाग पे बहुत ज्यादा बर्डन ना पड़े, इन सब में आपको बहुत ज्यादा एकदम ऐसा ना लगे कि अरे क्या हो रहा है ना। लेकिन अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में और डिटेल जानना है, और भी अंदर डीप जाकर समझना है, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या क्या फीचर होते हैं और कौन सा फीचर है जो ऑब्जेक्ट बेस्ड में नहीं होता, अगर ये सारी चीजें समझनी है तो आप मुझे कमेंट में लिखिए। मैं उन सब पर एक बहुत ही डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपको एकदम क्लियर व्यू मिलेगा हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। खैर, अब हम आगे की बात करते हैं। हम देखते हैं जरा कि प्रोग्राम एक लिखते कैसे हैं, या फिर हम प्रोग्राम की ओर, अभी तक हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात की, अब हम जरा प्रोग्राम की ओर चलते हैं।
चलिए, बात प्रोग्राम की जब आती है तो मैं पहले ही समझा चुका हूं कि प्रोग्राम क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। जब हम कंप्यूटर से कुछ करने के लिए कहते हैं उसे ही प्रोग्राम कहते हैं। जब हम कंप्यूटर से कुछ करने के लिए कहते हैं उसको एक इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में लिख देते हैं और जब वो कंप्यूटर को देते हैं वही प्रोग्राम बन जाता है। ठीक, अब आप एक चीज यहां पे नोट कर लीजिए, सबसे पहला प्रोग्राम जिन्होंने लिखा था, कंप्यूटर प्रोग्राम जिन्होंने लिखा था, उनका नाम था एडा लवलेस, सॉरी एडा, ADA लवलेस, एडा लवलेस। इन्होंने 1840 के आसपास पहला प्रोग्राम लिखा था। एक लेडी थी, कंप्यूटर साइंटिस्ट थी, इन्होंने ही पहला प्रोग्राम लिखा है। तो इसका नाम आप याद रखना, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं जरा प्रोग्राम की, तो देखते हैं प्रोग्राम की ओर हम बढ़ते कैसे। एक चीज आप समझ लीजिए, जब आप प्रोग्राम को समझने जा रहे हैं तो एक चीज अपने दिमाग में ये बैठा लीजिए कि कंप्यूटर के वर्ल्ड में हर चीज एक प्रॉब्लम है। कंप्यूटर के लिए हर चीज एक प्रॉब्लम है। अगर आपने माउस क्लिक किया तो उसके लिए वो एक प्रॉब्लम है, कंप्यूटर उसको एक प्रॉब्लम की तरह देखता है। डबल क्लिक किया तो भी उसके लिए एक प्रॉब्लम है, राइट क्लिक किया तो भी उसके लिए एक प्रॉब्लम है। मतलब एवरीथिंग फॉर अ कंप्यूटर, वट एवर हैपनिंग इनसाइड अ कंप्यूटर इज अ प्रॉब्लम फॉर अ कंप्यूटर। तो फिर प्रॉब्लम है तो क्या है, उसका सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, राइट। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही ढूंढना, जब कंप्यूटर में हर चीज एक प्रॉब्लम है तो हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन ढूंढना, यही प्रोग्रामिंग करता है। इसी को हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। यानी कि हम प्रोग्रामिंग में किसी ना किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं। हम किसी प्रॉब्लम के लिए एक सॉल्यूशन ढूंढ के उसको प्रोग्राम बना के रख देते हैं। अब कंप्यूटर में जब भी वो काम होगा, जब भी वो प्रॉब्लम अराइज होगा, वो कंप्यूटर क्या करेगा, उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बात आपको शायद समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो जब बात प्रॉब्लम की है तो जरा हम शुरुआत यहीं से करते हैं। यानी कि प्रोग्रामिंग की या प्रोग्राम की शुरुआत होती है एक प्रॉब्लम से। आपके पास सपोज एक प्रॉब्लम आया कि ये काम मुझे कंप्यूटर से करवाना है, ठीक है। अब क्या होता है, देखिए प्रोग्रामिंग या प्रोग्राम अचानक से नहीं आ जाता है, पहले उसके लिए एक प्रॉब्लम आता है। पहले आपके पास एक एम होना चाहिए कि मुझे ये काम कंप्यूटर से करवाना है, यानी कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करवाना है। अब इस प्रॉब्लम को जो प्रोग्रामर होता है पहले खुद सॉल्व करता है विदाउट कंप्यूटर। इसके लिए वो सॉल्यूशंस ढूंढता है कि इसके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। ध्यान रखिए, मैंने यहां पर एस लिखा है। एस लिखने का मतलब है कि एक ही सॉल्यूशन है, एक ही प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं और वो बहुत तरीके से किए जा सकते हैं, ठीक है। तो प्रोग्रामर जो होता है उसके पास जब प्रॉब्लम आता है तो वो बहुत सारे, उसके लिए वो सॉल्यूशंस ढूंढता है, जितने सॉल्यूशंस पॉसिबल है उन सॉल्यूशंस में से वो बेस्ट सॉल्यूशन को चुन लेता है। बेस्ट सॉल्यूशन जो उसको लगता है उसको वो चुन लेता है। बेस्ट सॉल्यूशन चुनने के बाद, ये क्रम है प्रोग्राम का ना, बेस्ट सॉल्यूशन चुनने के बाद वो इसके लिए स्टेप्स लिखता है, स्टेप्स। अब ध्यान से देखिए स्टेप्स क्या है। ये स्टेप्स क्या होते हैं कि जैसे आपको चाय बनाना है, चाय बनाना एक प्रॉब्लम है, तो चाय बनाने के स्टेप्स क्या हो सकते हैं। अब मान लो आपको एक मशीन को या एक किसी ऐसे आदमी को जो चाय के बारे में बिल्कुल नहीं जानता उससे चाय बनवाना है ना। अब मशीन को दूसरा पार्ट मानिए, मतलब आप अपने लिए जूम करिए कि आप ऐसे आदमी को चाय बनाना समझा रहे हैं जिसने चाय के बारे में कभी सुना भी नहीं, कभी देखा भी नहीं, और दूसरे जगह हम मशीन को भी रखते हैं। मान लीजिए इस आदमी की जगह मशीन होता तो क्या होता, आपको चाय बनाना सिखाने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, एकदम वेल डिफाइंड स्टेप्स बताने पड़ते कि पहले पैन लो, पहला स्टेप, दूसरा उसमें दूध डालो, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप गैस ऑन करो, चौथा स्टेप गैस पर पैन को रखो, पांचवा स्टेप उसमें चाय पत्ती डालो, है ना, छठा स्टेप उबलने दो, सातवां स्टेप शक्कर डालो, आठवां स्टेप गैस बंद कर दो, नौवां स्टेप उसको फिल्टर कर लो, 10वां स्टेप सर्व कर दो। तो ये 10 स्टेप अगर आप ऐसे बताएंगे तो कोई भी आदमी, अगर आपने स्टेप कहीं लिख कर रख दिया है तो कोई भी जो चाय के बारे में जानता भी नहीं, सुना भी नहीं हो, कोई भी उस स्टेप को फॉलो करेगा, चाय बन जाएगा, राइट। तो एक वेल डिफाइंड, जब भी आप बेस्ट सॉल्यूशन प्रोग्रामर ढूंढ लेता है तो उसको वो वेल डिफाइंड स्टेप्स के फॉर्म में लिख लेता है ना। ये जो वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है प्रोग्राम लिखने का। जब हम किसी सॉल्यूशन को एकदम वेल डिफाइंड स्टेप्स के फॉर्म में नोट डाउन कर लेते हैं या लिख देते हैं कि ये प्रॉब्लम ऐसे ऐसे करने से सॉल्व हो सकता है, इसे ही हम कहते हैं एल्गोरिदम। कंप्यूटर या प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में एल्गोरिदम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको दिमाग में रखिए। एल्गोरिदम जरूरी नहीं कि कंप्यूटर में ही यूज होता है, एल्गोरिदम बहुत सारी चीजों में यूज होता है। एल्गोरिदम हम कहते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के वेल डिफाइंड स्टेप्स को हम एल्गोरिदम कहते हैं, है ना। अगर आपके पास किसी चीज को करने का एल्गोरिदम है तो आप वो काम कर सकते हैं बिना किसी के मदद के,
ठीक है, अगर आपके पास एकदम वेल डिफाइंड किसी भी चीज के लिए, किसी भी काम के लिए अगर वेल डिफाइंड स्टेप्स हो तो आप बिना किसी की मदद को काम कर सकते हैं। तो कंप्यूटर प्रोग्रामर भी जब सॉल्यूशन ढूंढता है उसके लिए उसमें से बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढ लेता है, तो उस सॉल्यूशन को वो उस सॉल्यूशन के लिए वो एक एल्गोरिदम लिखता है, यानी कि उस सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट करने के लिए वो एकदम वेल डिफाइंड स्टेप्स लिखता है। और जब उसके पास ये एल्गोरिदम आ जाता है, यानी कि स्टेप्स का मतलब ये एल्गोरिदम, तो इसी को वो फिर किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके प्रोग्राम में बदल देता है। यानी कि इसी एल्गोरिदम को वो बस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके लिख देता है। समझे आप? एल्गोरिदम एक्चुअली में क्या होता है, स्टेप्स आप नॉर्मल इंग्लिश में लिखते हैं, जैसे टेक अ पेन, ये पहला स्टेप हो गया, इंग्लिश में आपने लिख दिया। दूसरा, पुअर मिल्क इनटू इट, पुअर मिल्क इनटू इट, ऐसे आप एकदम नॉर्मल इंग्लिश में स्टेप्स लिख रहे हैं, दैट इज एल्गोरिदम। आप इसके लिए कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज नहीं करते, कोई विशेष लैंग्वेज यूज नहीं करते, कोई विशेष फॉर्मेशन इसके लिए नहीं होता, आप नॉर्मल इंग्लिश में शॉर्ट में आप कुछ कुछ चीजें वेल डिफाइंड लिख देते हैं, उसे ही एल्गोरिदम कहते हैं। लेकिन एल्गोरिदम प्रोग्राम नहीं है, एल्गोरिदम जस्ट एक अंडरस्टैंड करने के लिए एक वेल डिफाइंड स्टेप्स का कलेक्शन है। लेकिन इस एल्गोरिदम से प्रोग्राम नहीं चलेगा, क्योंकि कंप्यूटर एल्गोरिदम नहीं समझेगा, वो ये भाषा नहीं समझता जो इसमें आपने एल्गोरिदम लिखा है। तो इस एल्गोरिदम को किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से हम इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में लिख देते हैं, तो वो बन जाता है प्रोग्राम। अब ये प्रोग्राम कंप्यूटर को या तो कंपाइलर या इंटरप्रेटर के थ्रू हम कंप्यूटर को दे देंगे और सीपीयू इसको रन करेगा, आपके पास आ जाएगा आउटपुट, यानी कि वो प्रॉब्लम जो कि आप सॉल्व करना चाहते थे कंप्यूटर सॉल्व कर देगा। ठीक है, आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी कि जब एक प्रोग्राम लिखा जाता है तो क्या स्टेप्स एक्चुअली में होते हैं। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है एल्गोरिदम। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो है एल्गोरिदम। ठीक, तो हमने देखा कि प्रोग्राम लिखने का जो सिलसिला है वो एक प्रॉब्लम से शुरू होता है। आपके पास एक प्रॉब्लम आता है, फिर उसके लिए आप सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, है ना, फिर उसमें से एक बेस्ट सॉल्यूशन आप चूज कर लेते हैं, बेस्ट सॉल्यूशन। उसके बाद आप उसके लिए क्या लिखते हैं, एल्गोरिदम। ठीक है, और इसी एल्गोरिदम से आप इसको जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख देते हैं तो ये बन जाता है प्रोग्राम। ठीक है, और ये प्रोग्राम फिर या तो कंपाइलर में आप देंगे, क्योंकि आप हाई लेवल, यहीं पर बात आती है कि आप कौन सा लैंग्वेज चुनते हैं। आप अगर मशीन कोड में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं तो आप मशीन कोड में कर दीजिए प्रोग्राम, ये मतलब इस एल्गोरिदम को लिख दीजिए, दैट इज ओके। अगर आप असेंबली लैंग्वेज जानते हैं आप असेंबली लैंग्वेज में लिख दीजिए, दैट इज ऑल्सो ओके। लेकिन अगर आप हाई लेवल लैंग्वेज, आप इन दोनों को नहीं जानते, हाई लेवल लैंग्वेज आते हैं, तो किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, सी, जावा, पाइथन, जो भी आपको चाहिए उसका प्रयोग करके और आप ये प्रोग्राम लिख सकते हैं। और फिर इस प्रोग्राम को जो आपने लैंग्वेज चुना है वो कंपाइल्ड है कि इंटरप्रेटेड, ये आपको पता होगा, उसके कंपाइलर या इंटरप्रेटर में डालिए, वो उसको मशीन कोड में बदल देगा और वो मशीन कोड कंप्यूटर रन करेगा। ये जो आपका प्रॉब्लम था ये सॉल्व कर देगा कंप्यूटर। समझ में आई बात? चलिए अब जरा हम बात एल्गोरिदम की करते हैं। ठीक है, एल्गोरिदम क्या होता है, इसको कहा जाता है वेल डिफाइंड स्टेप्स को हम एल्गोरिदम कहते हैं। इसमें दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक इनपुट होना चाहिए, इनपुट होना चाहिए, इसमें एकदम वेल डिफाइंड स्टेप्स होने चाहिए। एकदम वेल डिफाइंड का मतलब होता है कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि या तो आम ले लो या तो सेव, ऐसा नहीं होना चाहिए। आम लो या तो एकदम क्लियर होना चाहिए, सेव लो, है ना, ऐसे और वाला कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि या तो ये या तो ये, है ना, एकदम वेल डिफाइंड उसको कहते हैं। और वेल डिफाइंड स्टेप्स के बाद इसमें कुछ आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा वेल डिफाइंड के साथ इसमें एक चीज और जोड़ लेना आप, फाइनाइट स्टेप्स होने चाहिए। फाइनाइट स्टेप्स, फाइनाइट का मतलब होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जो एल्गोरिदम आपने लिखा उसमें स्टेप्स अनंत तक चले ही जा रहा है, वो रुक ही नहीं रहा है, उसमें इतने आपने स्टेप्स लिख दिए कि वो अनंत है, वो कभी रुक ही नहीं रहा, उसमें स्टेप्स खत्म ही नहीं हो रहे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। फाइनाइट स्टेप्स होना चाहिए, 10 स्टेप, 15 स्टेप, 100 स्टेप, 500 स्टेप, 1000 स्टेप, बट कहीं ना कहीं जाकर ये रुकना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद इसमें आउटपुट होना चाहिए। एल्गोरिदम की विशेषता होती है। तो एल्गोरिदम कैसे लिखा जाता है, मैंने एक एग्जांपल भी दिखाया। जैसे आपको मान लो आपके पास एक प्रॉब्लम है कि ए और बी में बड़ा कौन है, ये बताना है, इसके लिए एल्गोरिदम लिखना है। तो आप कैसे एल्गोरिदम लिखेंगे, मैं एग्जांपल दिखाता हूं। आप ऐसे लिखेंगे, एल्गोरिदम, ऐसे हेडिंग दिया जाता है, एल्गोरिदम फाइंड मैक्स ऑफ ए कॉमा बी। ठीक है, ए और बी से मैं बड़ा चुनूं। उसके बाद लिखेंगे आप स्टेप 1, है ना, टेक ए एंड बी, ये पहला स्टेप हो गया, ए और बी को लीजिए आप। दूसरा, कंपेयर ए एंड बी, कंपेयर मतलब चेक करिए। तीसरा, इफ ए इज स्मॉल, है ना, देन बी इज मैक्स। ठीक है,
चौथा एल्स, मतलब अगर ए छोटा नहीं है मतलब ए इज मैक्स, ए छोटा नहीं मतलब ए बड़ा है। पांचवा एंड। ठीक है, ये एल्गोरिदम हो गया। देखिए इसमें क्या हुआ, हमने दो इनपुट लिया, एक आउटपुट दिया, या तो यहाँ आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, एल्स का मतलब होता है अगर ए छोटा है तो एल्स वाला पार्ट रन नहीं होगा, मतलब ये नहीं होगा। एल्स का मतलब है अगर ये सही नहीं है तो ही ये होगा, है ना। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, अगर ये होगा तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा। तो उसके अलावा आप देखिए कि इसमें वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं, उसके अलावा इसमें फाइनाइट स्टेप्स है, 5 स्टेप में ये एल्गोरिदम पूरा हो रहा है। और फाइनली जब ये पूरा रन हो जाएगा तो आपको ए और बी में से बड़ा नंबर आपको मिल जाएगा। तो एल्गोरिदम ऐसे लिखा जाता है, नॉर्मल इंग्लिश जैसे लैंग्वेज में एकदम केवल स्टेप्स बता दिए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं एक नए टर्म की जिसको कहते हैं फ्लो चार्ट। इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है, और या तो अगर नहीं भी पूछा गया तो पूछा जा सकता है। फ्लो चार्ट क्या होता है देखिए समझिए। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल मतलब पिक्चर के रूप में, पिक्टोरियल या और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। हमने जो अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया एल्गोरिदम का, आप इंटरनेट पे सर्च भी करोगे तो बहुत सारे एल्गोरिदम आपको मिलेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। एक बार देख ले, जरूर लेना। इंटरनेट पे सर्च करना एल्गोरिदम्स इमेजेस करके, और आपको बहुत सारे एल्गोरिदम्स लिखे हुए मिलेंगे इमेज के फॉर्म में। आप समझ सकते हो कि एल्गोरिदम क्या होता है, उससे आपको ज़्यादा व्यू भी मिल सकता है। लेकिन एल्गोरिदम क्या होता है कि इंग्लिश के फॉर्म में कुछ कुछ स्टेप्स लिखे होते हैं। इस एल्गोरिदम को अगर हम जो टेक्स्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है इसको अगर हम ग्राफिक्स के फॉर्म में दिखाएं तो वो बन जाता है फ्लो चार्ट। तो एल्गोरिदम का पिक्टोरियल या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही क्या कहलाता है, फ्लो चार्ट। इसमें आप देखें फ्लो मतलब होता है बहना, तो ये आपके प्रोसेस किधर बह रहा है, आपका फ्लो, आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन किधर जाना चाहिए वो फ्लो दर्शाता है। और चार्ट मतलब ग्राफिक्स, ग्राफिक्स के फॉर्म में दिखाता है। ठीक है, तो देखिए फ्लो चार्ट एक्चुअली क्या करता है, कुछ विशेष ग्राफिकल डायग्राम्स का प्रयोग करता है। जैसे इस डायग्राम को जो मैं बता रहा हूं इसको बहुत अच्छे से आप समझ लेना, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे ये एक इस तरीके का ओवल डायग्राम यूज करता है, ओवल, इसको ओवल कहते हैं ना, ऐसे ओवल, या तो ये दोनों एक ही हैं, बस बनाने का फर्क है, आप जैसे समझे ओवल, है ना। इसे इस डायग्राम को कहते हैं ओवल, है ना। ये क्यों यूज करता है, ये स्टार्ट या एंड को दिखाने के लिए, स्टार्ट या एंड दोनों को दिखाने के लिए ओवल का प्रयोग करता है फ्लो चार्ट। दूसरा एक और ये डायग्राम यूज करता है रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ये क्यों यूज करता है, प्रोसेसिंग को दिखाने के लिए। अगर इसको कहीं दिखाना है कि यहाँ प्रोसेसिंग हो रही है तो ये प्रोसेसिंग को दिखाने के लिए रेक्टेंगल का प्रयोग करता है। उसके अलावा ये एक डायमंड शेप का प्रयोग करता है, डायमंड, इसे कहते हैं डायमंड। डायमंड का प्रयोग कब कब करता है, अगर कहीं डिसीजन लेना हो, डिसीजन, तो ये डायमंड का प्रयोग करता है। ठीक, उसके अलावा ये एक पैरेललोग्राम का भी प्रयोग करता है, पैरेललोग्राम, इसे कहते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, इससे कहते हैं पैरेललोग्राम। ये कब प्रयोग किया जाता है, ये इनपुट या आउटपुट के लिए। अगर आप कुछ इनपुट ले रहे हैं अपने प्रोग्राम में या एल्गोरिदम में या फ्लो में, उसे, या आप कुछ आउटपुट दे रहे हैं, इन दोनों ही केसेस में ये वाला पैरेललोग्राम का प्रयोग किया जाता है। तो इस 4 डायग्राम से ही हमारा काम हो जाएगा, लेकिन इसमें और भी डायग्राम्स यूज किए जाते हैं, लेकिन हम जिस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं उसमें के लिए ये बहुत है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। देखिए मान लीजिए हमने जो पिछला एग्जाम्पल लिया था कि ए और बी में से बड़ा कौन है, ये हमें निकालना है। इसके लिए हमें फ्लो चार्ट लिखना है, ए बी में से बड़ा कौन है, ठीक है, मैक्स कौन है। देखिए इसके लिए फ्लो चार्ट कैसे होगा, हमने एल्गोरिथम देख लिया था, अगर हम उसी का फ्लो चार्ट बनाएं या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाएं तो कैसे बनेगा। सबसे पहले हमें स्टार्ट करना होगा, तो स्टार्ट करने के लिए हम एक ओवल बनाएंगे, ओवल, ठीक है, यहाँ लिखेंगे स्टार्ट। फिर उसके बाद ये फ्लो यहाँ जाएगा। इसके बाद हमारी प्रोसेसिंग होगी, हम क्या करेंगे, ए में और बी में 2 नंबर लेंगे। मान लीजिए ए में हमने 5 ले लिया, बी में हमने 8 ले लिया, ठीक है, प्रोसेसिंग हो गई, ये रेक्टेंगल है। उसके बाद हम डिसीजन करेंगे, कंपेयर, हमारा एल्गोरिथम भी कह रहा था कि आप कंपेयर करिए, तो हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, डिसीजन, यानी कि डायमंड, ये डायमंड वाला शेप हम यूज़ करेंगे, ठीक है, ये थोड़ा अच्छे से बनना चाहिए ऐसे, डायमंड। यहाँ चेक करेंगे कि क्या ए इज लेस देन बी, ठीक है। अब यहाँ से 2 ब्रांच निकलेंगे, यस, या तो इसके आंसर आ सकता है नो, ठीक है। अगर यस है, ए बी से छोटा है, मतलब हमारा एल्गोरिथम क्या कर रहा था, इसका मतलब बी बड़ा है ना, तो यहाँ पर आउटपुट होगा। तो आउटपुट को हम कैसे करते हैं, पैरेललोग्राम से, यहाँ होगा बी इज मैक्स,
मतलब मैक्सिमम, ठीक है। और अगर नो तो भी यहाँ पर आउटपुट होगा, पैरेललोग्राम यूज कर रहा हूं मैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए इज मैक्स, ए छोटा नहीं मतलब ए बड़ा है, ए इज मैक्स। और दोनों ही केसेस में प्रोग्राम यहाँ पर एल्गोरिदम या फ्लो हमारा एंड हो जाएगा। तो ये दोनों ही केसेस में ये ऐसे आएगा, यहाँ से फ्लो और यहाँ से भी फ्लो ऐसे आएगा, और दोनों कहाँ चले जाएंगे, ओवल पे, ये हो जाएगा एंड। समझ में आया? ये ग्राफिक्स, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे हम प्रयोग करते हैं, ये डिजाइंस, ये डायग्राम्स का है ना, शेप्स का। तो ये है फ्लो चार्ट, एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है फ्लो चार्ट का, और बहुत सिंपल है। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। एक चीज और यहाँ पे जान लो आप, कि जो पहला एल्गोरिदम लिखा था जिसने, वो भी एडा लवलेस ही थी। एडा लवलेस 1840 में ही इन्होंने फर्स्ट एल्गोरिदम और फर्स्ट प्रोग्राम दोनों को पहली बार लिखने का श्रेय इन्हीं को जाता है। तो ये नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। तो एल्गोरिदम क्या है, वेल डिफाइंड स्टेप्स का कलेक्शन एल्गोरिदम कहलाता है। और इसी एल्गोरिदम को जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे फ्लो चार्ट कहते हैं। और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रोग्रामिंग में इंटर करने का ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेसिक वीडियो है। इसके बिना आप प्रोग्रामिंग में जाएंगे तो प्रोग्रामिंग में बहुत दिक्कतें होंगी, ठीक है। अब चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही है, लेकिन हम बात कर लेते हैं कि हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहीं से हम बेसिक बना के चलते हैं। हम देखिए, हमारे कोर्स के लिए हमें कौन कौन सा लैंग्वेज पढ़ना है। सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो हमें पढ़ना है HTML और इसके साथ CSS, ठीक है। दूसरा हमें पढ़ना है जावा स्क्रिप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा हमें पढ़ना है VBA, ये विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन है। इससे भी क्वेश्चन आए हुए हम देख रहे हैं, मैंने देखा। इसके अलावा आपको पढ़ना है पाइथन और जावा, ये है सिलेबस में, बट इससे अभी तक एक भी क्वेश्चन मैंने देखा नहीं किसी भी इस एग्जाम के जितने भी पिछले क्वेश्चंस मेरे पास हैं, उसमें कभी कहीं भी मैंने पाइथन और जावा का कोई भी क्वेश्चन नहीं देखा। अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन पिछले साल के इस एग्जाम के कोई क्वेश्चन है जिसमें पाइथन और जावा से कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे जरूर शेयर करिएगा, तो मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैं इस पर वीडियो नहीं बनाने वाला हूं। हम HTML पढ़ेंगे, जावा स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, VBA पढ़ेंगे, और एक और जगह से हर साल एक क्वेश्चन है, वो है टैली। तो टैली को हम देखेंगे, क्योंकि प्रोग्रामिंग के अलावा भी हमें बहुत कुछ देखना है। और टैली एक अलग, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर है। तो हम इसको सबसे लास्ट में देखेंगे, हम यहां नहीं देखने वाले हैं, ठीक है। हम यहां पर इन चारों को देखने वाले हैं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में HTML एंड CSS के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।